हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 121 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन आया है सब अधिकांश राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2009 में जो पेपर थे उसका एक प्रकार से उसी का पेपर है। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा जो है प्रयास करते रहें, अपनी असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि असफलता उन्हीं को मिलता है जो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आप प्रयास नहीं करेंगे तो आप निश्चित है कि असफल हो जाएंगे, लेकिन जब जब आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके सफल होने का चांस बढ़ता जा रहा है। तो इसी की उम्मीद से कि हम आगे सफल होंगे, इसी प्रयास में आप लोग लगे रहिए और अच्छे से लगे रहिए। मेहनत ज़्यादा करिए, दिन रात एक कर दीजिए, तभी आप लोग को सफलता मिलेगी। क्योंकि जो लोग 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी निकल जाए, तो ऐसी बात नहीं है, नहीं निकलेगा। 1-2 घंटा में कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपको रणनीति अपनानी होगी और आपको कम से कम 8 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। 6 से 8 घंटा आप डेली पढ़िए और रूटीन में पढ़िए, और आपको डेली क्वेश्चन पैटर्न जानना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी प्रयास में हम अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं सभी इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए थे, उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाया गया। एक प्रकार से अन्य साल पेपर ही थे। तो दोस्तों, इन वीडियो को बार बार देखिए और क्वेश्चन कहाँ से पुट हुआ है और नया क्वेश्चन कहाँ पे बन सकता है, इसको आप ध्यान में रखकर ये पढ़ाई करिए। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। इसी प्रैक्टिस सेट का इसी टाइप का करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जो ये वीडियो है इसमें थोड़ा वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि बस उसी तरह का वीडियो है आलतू फालतू, ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड है। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पूरा वीडियो देखिए और पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक हैं? निम्नलिखित में से या निम्न में कौन आदर्शवादी विचारक हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 कह रहा है मिल, बी है वेंथम, सी है लास्की, डी है हीगल। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हीगल। जो 1 का आंसर है हीगल हो जाएगा। तो आदर्शवादी विचारक कौन है, तो हीगल आपका आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें क्वेश्चन और व्याख्या दोनों है। कभी कभी हम व्याख्या वाला भी क्वेश्चन लाते हैं, कभी कभी बिना व्याख्या वाला, जिससे आप लोग का रिवीजन होता रहे, जल्दी जल्दी कर ले। हमारा यही प्रयास रहता है कि 1 मिनट के अंदर कम से कम 1 क्वेश्चन तो करा ही दें, ठीक है। इससे टाइम बचत होता है। यही हमारा जो पेपर देने जाएंगे उसमें भी हमको यही रेशियो रखकर रखना है कि 1 मिनट में हमको क्वेश्चन कर देना है किसी हाल में। तो आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। आदर्शवाद के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि इस जगत में जिन भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे एक केवल मानसिक वस्तुएं अर्थात प्रत्यय या विचार तत्व है। तो आदर्शवाद के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि इस जगत में जिन भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे केवल मानसिक वस्तुएं तथा अर्थात प्रत्यक्ष या विचार तत्व हैं। आदर्शवाद के आरंभिक संकेत प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के चिंतन में ढूंढे जा सकते हैं। हीगल भी 19वीं शताब्दी का आदर्शवादी जर्मन विचारक था। तो हीगल कहाँ के थे, जर्मन के थे, और इनका जो है कौन सदी था, तो 19वीं सदी में थे। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 संबंधित है या अनुच्छेद 370 संबंधित था। पहले ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था और इस समय भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, J&K अर्थात जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर से 370 संबंधित था, संबंधित है भी, ठीक है। 370 जो है समाप्त किया गया, लेकिन एकदम पूरी तरीके से नहीं समाप्त किया गया, उसके जो प्रावधान थे उसको बदला गया। 370 तो वही थे, लेकिन प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया, अब कुछ नया प्रावधान बना दिया गया। तो उसी को हम व्याख्या में देखते हैं, क्या प्रावधान था, क्या था 370। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य में संबंध में कुछ विशेष उपबंध किया गया, जिसमें क्या था,
10 फरवरी 1954 को संविधान सभा ने इस बात की पुष्टि की कि भारत संघ में जम्मू कश्मीर का विलय अंतिम है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो कार्यकाल होता था वो 6 वर्ष का होता था, फिलहाल कम हो गया है। इस राज्य को काफ़ी स्वतंत्रता थी क्योंकि 370 एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है 2019 में। तो अब उसको हम देखते हैं क्या क्या था। कानून निरस्त होने से पहले धारा 370 के क्या प्रावधान थे। अब इस समय समाप्त हो गया है तो इसके प्रावधान को देख लेते हैं क्या क्या था। ठीक है, 1 नंबर कह रहा है संसद को राज्य में कानून लागू करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है। जैसे उसको आवश्यकता होती थी कोई कानून लागू करने के लिए, लेकिन रक्षा, विदेशी मंत्रालय, वित्त और संचार मामले को छोड़कर, इन मामलों को छोड़कर सभी पे उसको उनसे राय लेनी पड़ती थी। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा मतलब कथन है कि जम्मू और कश्मीर के निवासियों को नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों का कानून शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग था। मतलब इनके संपत्ति का, नागरिकता का, इनको दोहरी नागरिकता माना जाता था। ठीक है, एक प्रकार से दोहरी नागरिकता थी यहाँ पे, और इनको संपत्ति का अधिकार था कि इनके संपत्ति को कोई नहीं खरीद सकता है, मतलब जम्मू कश्मीर को। ठीक है, और इसके बाद अनुच्छेद 370 के तहत अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं थी। मतलब जो वहाँ पे वित्त आपातकाल 360 है वो लागू नहीं हो सकता था। ठीक है, ये भी है। अगला देखते हैं 3 पॉइंट क्या कह रहा है और क्या लागू था जब ये संशोधन नहीं हुआ था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 301C में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। अनुच्छेद 1 संघ के राज्यों के सूचीबद्ध करता है। अनुच्छेद जो 1 संघ के राज्यों को सूचीबद्ध, जो अनुच्छेद 1 है उसको संघ सूची का मतलब माना जाता है कि जब जितने भी राज्य वो संघ सूची में रहेंगे या संघ में रहेंगे, ऐसा प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि संविधान अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ से जोड़ता है। अनुच्छेद 370 को हटाना जो राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा किया जा सकता है, राज्यों को भारत से स्वतंत्र कर देगा जब तक कि नए अधिभावी कानून नहीं बनाए जाते। अब आगे देखते हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने कानून लाकर जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाली धारा 370 को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो 370 कब समाप्त किया गया था? 5 अगस्त 2019 में। इस डेट को आप याद रखेंगे, इस समय समाप्त कर दिया गया था, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे देख लेते हैं उसके बाद जब समाप्त किया गया तो क्या क्या हुआ। अनुच्छेद 370 का केवल खंड 1 लागू रहेगा, शेष खंड को समाप्त कर दिया गया। जो 300 मतलब अनुच्छेद खंड 1 है, 370 का खंड 1 है वो लागू रहेगा, शेष सभी को समाप्त कर दिया गया है। खंड 1 में भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया तथा राष्ट्रपति द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। जो खंड 1 भी है वो राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 370 का खंड 1 लागू रहेगा जो कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये क्या कहता है अनुच्छेद? कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो आपको मालूम हो गया है कि खंड 1 में क्या है। खंड 1 में यही है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। आगे है, जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार नहीं है। अब मतलब समाप्त कर दिया गया, जो उसको विशेषाधिकार अलग फंड दिया जाता था, अलग हर चीज़ जाता था, वो विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। एकल नागरिकता प्रदान की कर दी गई है। अब भारत के नागरिक जम्मू कश्मीर के नागरिक होंगे, पहले दोहरी नागरिकता होती थी तो अब वो नहीं रहेगा। एक ध्वज एक राष्ट्र, अब एक राष्ट्र है एक ध्वज है, उनका अलग से कोई संविधान थोड़ा मोड़ा होता था तो वैसा अब नहीं रहेगा, एक ही ध्वज रहेगा जो भारत का वही वहाँ का रहेगा, ऐसा हो गया है। अनुच्छेद 360 अब लागू हो सकता है, वित्तीय आपातकाल अब वहाँ पे लागू किया जा सकता है। दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, पहले नहीं था। 370 जब लागू था तो नहीं था, लेकिन अब क्या है 370 को समाप्त कर दिया गया है 2019 में, तो अब वहाँ पे आप ज़मीन खरीद सकते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। वो जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष हो गया, पहले कितना होता था
6 वर्ष होता था। आरटीआई और मानवाधिकार नियम लागू होंगे, पहले नहीं थे लेकिन अब लागू हो गए हैं, तो ये प्रावधान कर दिया गया हटने के बाद, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। जो संसद है आपकी राज्य सूची पर कानून बना सकती है लोकसभा के सदस्यों के समर्थन से, राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से, राज्य की विधानसभाओं के समर्थन से, उपयुक्त सभी से। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी सही हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से। व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो किस पे कानून बनाने का अधिकार है? तो राज्य सूची का जो भी विषय है उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 249 के तहत। तथा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेषाधिकार भी राज्यसभा को प्राप्त है। अनुच्छेद किसके? 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेषाधिकार भी राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन अपने पद अर्थात उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं पाता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन प्राप्त करता है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। भारतीय संसद मिलकर बनती है। तो भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? डी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख है। 79 में क्या है? संसद के गठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 79 में 79 में, जिसके अनुसार संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। भारत में दबाव समूहों का उद्देश्य है। जो भारत में दबाव समूह है उनका क्या उद्देश्य है? राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त करना, जनता पर दबाव बनाना, सामाजिक सेवा करना, अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना ही दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन डी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। दबाव समूह की भूमिका से तात्पर्य ऐसे संगठित समूह से है जो सरकारी निर्णयों को बिना अपने सदस्यों को औपचारिक रूप से सरकारी एजेंसियों में शामिल करते हुए प्रभावी करने की कोशिश करते हैं। इनका उद्देश्य उन लोक नीतियों के प्रतिपादन को प्रभावित करना होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके हितों को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में कौन पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक का लेखक है? निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन 1 है फाइनर, ऑप्शन 2 है मतलब बी है डूबर जर पावर ब्रोगन। तो आंसर क्या होगा? डूबर जर आपका आंसर हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक को डूबर्जर ने लिखा है। राजनीतिक दल आम चुनावों के समय अपने घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं। पत्रों में विभिन्न राजनीतिक दल अपनी विचारधारा एवं कार्यक्रमों के आधार पर आम लोग के समर्थन को प्राप्त करते हैं, मांगते हैं, लोगों से समर्थन मांगते हैं कि हम ये काम करवाएंगे। आगे है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में यह घोषणा की कि भारत का संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकता है? तो ये किसने घोषणा की थी ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी है एम.सी. सीतलवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो संविधान में यह घोषणा किया कि भारत का संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों
हो सकता है। यह घोषणा किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। आगे देखते हैं व्याख्या इसका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में यह घोषणा किया था कि भारत का संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक तथा एकात्मक दोनों हो सकता है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य के अध्यक्ष के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति, संसद के दोनों सदनों। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा, संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति अर्थात लोकसभा के प्रति। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद होते हैं वह सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्याख्या देख लीजिए। संसदीय मंत्रिपरिषद को केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है। अनुच्छेद 74, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो किस अनुच्छेद के साथ मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा और सहायता करेगा? तो अनुच्छेद 74, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। जनतंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है वह है। जनतंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है वह है संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुक्रम लोकतंत्र, जनतंत्रवादी राजतंत्र, लोकतंत्रवादी गणराज्य। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, लोकतंत्रवादी गणराज्य या लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। लोकतंत्र से तात्पर्य लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन है। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य को स्वीकार किया गया है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जो लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित शासन है। अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं? लोकतंत्र जनता का शासन या जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित शासन होता है। भारत की जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। कल्याणकारी राज्य में वस्तुतः किस प्रकार का मिश्रण है? समाजवादी और साम्यवादी का, साम्यवाद और आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद और फांसीवाद का, डी है उदारवाद और समाजवाद का। तो कल्याणकारी राज्य किसमें निहित है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी में, उदारवाद और समाजवाद का। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। जो कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है तो किसका मिश्रण है? उदारवाद और समाजवाद का। व्याख्या देखिए। कल्याणकारी राज्य उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है। लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन उदारवाद का अंतिम किंतु अधिक महत्वपूर्ण विचार कहा जा सकता है। उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है और लोक है प्रभुत्व उदारवाद का मूल तत्व। ठीक है, और प्रभुत्व उदारवाद का क्या है? मूल तत्व है। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नमस्कार।